नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक खेत 160 मीटर लंबा तथा 130 मीटर चौड़ा है। एक टैंक 80 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा खेत में खोदा जाता है और उससे निकली मिट्टी को खेत में एक समान रूप से फैला दिया जाता है। खेत की ऊंचाई कितनी मीटर बढ़ जाएगी? हमें क्या निकालना है कि खेत की ऊंचाई जो है वो कितनी मीटर बढ़ जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में खेत की लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, और खेत के अंदर 80 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा एक जो है टैंक खोदा जा रहा है, और जो टैंक से मिट्टी निकल रही है वो शेष खेत में एक समान रूप से फैलाया जा रहा है। और हमसे पूछ रहा है जो मिट्टी फैलाई जाएगी उस मिट्टी के कारण खेत की ऊंचाई कितनी मीटर बढ़ जाएगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम शेष खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। शेष खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, खेत का क्षेत्रफल निकाल के खेत की हमें लंबाई क्या दे 160 मीटर और चौड़ाई क्या दे 130 मीटर, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 160 मीटर गुने 130 मीटर हो जाएगा। हम इसमें से माइनस करेंगे टैंक का क्षेत्रफल। अब देखिए हमें टैंक की लंबाई क्या दिया 80 मीटर दिया, टैंक की हमें लंबाई क्या दिया 80 मीटर, चौड़ाई हमें क्या दिया 10 मीटर दिया। तो देखिए हम खेत के क्षेत्रफल में से टैंक का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो शेष खेत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमने मान लिया कि शेष खेत का जो ऊंचाई है वो एच से बढ़ जा रहा है, तो शेष खेत के क्षेत्रफल में अगर हम एच से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मिट्टी का आयतन निकल के आ जाएगा। जो मिट्टी फैलाया जा रहा है उसका आयतन निकल के आ जाएगा। अब देखिए मिट्टी जो है कहाँ से निकाला जा रहा है, टैंक से। तो देखिए हमें टैंक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई दिया हुआ है, तो हम टैंक का आयतन निकाल सकते हैं। जो हमारा टैंक का आयतन होगा वही हमारा क्या होगा, मिट्टी का आयतन होगा। अब देखिए टैंक की हमें लंबाई क्या दिया 80 मीटर, चौड़ाई हमें क्या दिया 10 मीटर और हमें गहराई क्या दिया 4 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से 80 गुने 10 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा बच जाएगा 2 गुने 13 और यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा गुने h इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा 80 गुने 10 गुने 4। अब देखिए हम 80 से 80 काट सकते हैं, 10 से हम 10 काट सकते हैं। हम यहाँ अगर 2 से 13 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 में से 1 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 25 गुने h इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ से हमारा h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 4/25 मीटर। अब देखिए अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो देखिए 25 से 100 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 4 में हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी खेत की ऊंचाई कितना बढ़ जाएगा 4/25 मीटर, या हम बोल सकते हैं 16 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC, कोण BAC इक्वल टू 40 डिग्री, तो B पर बाह्य कोण कितना होगा। हमें क्या निकालना है, B पे बाह्य कोण निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, B पर बाह्य कोण पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, यानी ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो इनके सामने का एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इनके सामने का एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में BAC इक्वल टू क्या दिया है 40 डिग्री, यानी एंगल A इक्वल टू हमें क्या दिया है 40 डिग्री दिया है। अब देखिए त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और कोण A हमें क्वेश्चन में कितना दिया 40 डिग्री, यानी शेष दो कोण का योग कितना होगा 140 डिग्री होगा। अब देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर है और इनका योग क्या है 140 डिग्री है, यानी दोनों कोण क्या होगा 70-70 डिग्री का होगा। दोनों कोण क्या होगा 70-70 डिग्री का होगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है बाह्य कोण, तो देखिए बाह्य कोण का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 डिग्री प्लस का 70 डिग्री। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, बी पर बाह्य कोण क्या निकल के आ गया 110 डिग्री निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
हमारा क्वेश्चन है, एक आदमी शांत जल में 7 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि नदी की धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है और वह धारा की दिशा की अपेक्षा धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में 6 घंटे अधिक समय लेता है, तो वह स्थान कितनी दूर पर है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में व्यक्ति का शांत जल में हमें स्पीड दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, धारा का स्पीड दिया है। तो देखिए, जब व्यक्ति धारा के साथ जाता है, जब व्यक्ति धारा के साथ जाता है तो उस केस में क्या होता है, व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है। और जब व्यक्ति धारा के विपरीत जाता है तो उस केस में क्या होता है, व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए, जब व्यक्ति धारा के साथ जाएगा, जब व्यक्ति धारा के साथ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, व्यक्ति का स्पीड, व्यक्ति का हमें स्पीड क्या दें 7 किलोमीटर पर घंटा और धारा का हमें स्पीड क्या दें 3 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए, जब धारा के साथ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा। यानी धारा के साथ जब जाएगा तो किस स्पीड से जाएगा, 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगा। और जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाएगा, व्यक्ति का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समान दूरी जब धारा के दिशा में जा रहा है तो उसकी अपेक्षा धारा के विपरीत दिशा में जाने में 6 घंटा अधिक समय लग रहा है। तो देखिए, हम दूरी को मान लेते हैं डी, हम यहाँ दूरी को मान लेते हैं डी। अब देखिए, डी दूरी जब 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है, 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है, और उसी डी दूरी को जब 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाने में 6 घंटा जो है अधिक समय लग रहा है। यानी हम दूरी में अगर स्पीड से भाग देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, समय निकल के आता है। तो हम इन दोनों समय को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के जाएगा, 6 घंटा। अब देखिए, हम इस इक्वेशन से डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 5D माइनस 2D बटा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। और 5D में से अगर हम 2D माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हम यहाँ लिखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 3D इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 120। यहाँ से हमारा D क्या निकल के जाएगा, हम 3 से अगर 120 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 40 बार में। यानी दूरी क्या निकल के आएगा, स्थान की दूरी क्या निकल के आ गया, 40 किलोमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 40 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन 120 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही ट्रेन ए उसी दिशा में जा रही ट्रेन बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि ट्रेन ए और बी क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर लंबी है तो ट्रेन बी की गति क्या होगी। हमें क्या निकालना है, ट्रेन बी की गति निकालना है। अब देखिए, यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक ट्रेन जो है दूसरे ट्रेन को पार कर रही है। तो देखिए, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है तो उस केस में चली गई दूरी क्या होता है, दोनों ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर होता है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में दोनों ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, तो यहाँ जो है पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, हमें एक की लंबाई क्या दे 100 मीटर और दूसरी की हमें लंबाई क्या दे 200 मीटर, यानी चली गई दूरी क्या हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। चली गई दूरी क्या हो जाएगा, 300 मीटर। अब देखिए, पार करने में समय कितना लग रहा है, 2 मिनट का। यानी हमें क्वेश्चन में समय कितना दिया, हमें समय दिया हुआ है 2 मिनट का समय दिया है। तो देखिए, हम इस 2 मिनट को सेकंड में चेंज कर लेते हैं। हम इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 120 सेकंड। अब देखिए, हमें डिस्टेंस पता है और हमें टाइम पता है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में हम टाइम से भाग देंगे। डिस्टेंस हमारा कितना है, 300 मीटर, टाइम कितना है 120 सेकेंड। अब देखिए, अगर हम इसे 60 से काट ले तो ये 60 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और ये 60 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यानी यहाँ से हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया, 5/2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, हम इस स्पीड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लेते हैं। हम इस स्पीड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/2 में हमें गुना करना पड़ेगा 18/5 से। अब देखिए, 5 से हमारा 5 कट जाएगा, 2 से 18 कितने बार में जाएगा, 9 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 9 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए, यहाँ से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा वो हमारा स्पीड कैसा निकल के आएगा, रिलेटिव स्पीड निकल के आएगा। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों ट्रेन जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का स्पीड माइनस होगा। अब देखिए, हमें एक का स्पीड क्या दिया है, 120 किलोमीटर पर घंटा, और रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ गया, 9 किलोमीटर पर घंटा। यानी दोनों का स्पीड का अंतर कितना होना चाहिए, 9 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ ऑप्शन से अगर हम
ट्रेन बी का स्पीड 105 किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं, तो यहाँ हमारा अंतर कितना निकल के आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर घंटा, यानी ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या दिया, 99। अब देखिए अगर हम बी का स्पीड 99 किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं तो यहाँ हमारा अंतर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ हमारा अंतर निकल के आ जाएगा 21 किलोमीटर पर घंटा, यानी हमारा ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन सी में हमारा क्या दिया, 111 किलोमीटर पर घंटा। अगर हम ट्रेन बी का स्पीड 111 किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं तो यहाँ हमारा अंतर क्या निकल के आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर घंटा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ट्रेन बी का स्पीड निकल के आ गया 111 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया है, समान राशि पर समान अवधि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 800 रुपया है। 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, 3 वर्ष बाद का CI माइनस SI निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद का हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। हमें क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद का हमें क्वेश्चन में क्या दिया, CI दिया है। हमें CI कितना दिया, 832 रुपये का हमें CI दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, समान राशि पर समान अवधि के लिए लिया गया साधारण ब्याज दिया है, यानी समान राशि पर 2 वर्ष के लिए लिया गया साधारण ब्याज हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 800 रुपया दिया है। अब देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ही ब्याज मिलेगा। लेकिन जब हम ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट करते हैं तो हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए 2 वर्ष में SI कितना मिला है, 800 रुपया। तो देखिए पहले साल कितना मिला होगा, पहले साल 400 रुपये का SI मिला होगा, दूसरे साल भी 400 रुपये का SI मिला होगा, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अब देखिए समान राशि पर जब CI काउंट किया जा रहा है तो कितना मिल रहा है, 832 रुपया। यानी पहले साल प्रिंसिपल पे 400 रुपये का ब्याज मिला होगा, दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे 400 रुपये का ब्याज मिला होगा। ये कितना हो गया, 800 रुपया, और 32 रुपये का और ब्याज मिल रहा है, 32 रुपये का और ब्याज मिल रहा है। ये 32 रुपये का ब्याज किस पे मिल रहा है, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी 32 रुपये का ब्याज मिला है। तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखिए 32 रुपये का ब्याज मिल रहा है किस पर, 400 रुपया पर, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 32 कितने बार में जाएगा, 8 बार में। यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 8%। अब देखिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया और हमसे पूछ क्या रहा है, 3 वर्ष बाद का CI माइनस SI पूछ रहा है। तो देखिए हमें यहाँ प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले वर्ष साधारण ब्याज कितना मिला है, 400 रुपया, तो दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा, 400 रुपया, और तीसरे वर्ष भी साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 400 रुपया। क्योंकि जब हम ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट करते हैं तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अब देखिए जब हम यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। तो हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे तो 32 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखिए ये 64 रुपये किस पे ब्याज मिला, 400 और 400 यानी 800 का 8% ब्याज मिला। बच हमारा क्या गया, 32 रुपये, यानी इस 32 का भी हमें 8% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 32 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 256। 256 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.56। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, 3 साल का CI माइनस SI पूछ रहा है। तो हम यहाँ अगर इसे ऐड कर लें, हम इसे ऐड कर लें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, CI माइनस SI निकल के आएगा। क्योंकि जब हम साधारण ब्याज काउंट करें तो पहले साल हमें 400 रुपया, दूसरे साल 400 रुपया, और तीसरे साल भी हमें 400 रुपया ब्याज मिल रहा है। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करें तो पहले साल 400 रुपया, दूसरे साल 400 प्लस 32 रुपया, तीसरे साल 400 प्लस 64 प्लस 2.56 रुपये मिला है। तो हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 3 साल का CI माइनस SI निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा CI माइनस SI क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 64 प्लस 32 क्या हो जाएगा, 96। 96 में अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 98.56 रुपया। यानी 3 साल का CI माइनस SI क्या निकल के आ गया, 98.56 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है A ने B को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा C को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए और उसे दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त हुए। ब्याज की वार्षिक दर बताएं। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि A जो है B को 5000 रुपया दे रहा है, 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए दे रहा है। हमने मान लिया कि 8% के दर से, 8% के दर से, और C को कितना दे रहा है, C को 3000 रुपया दे रहा है, C को 3000 रुपया दे रहा है 4 वर्ष के लिए,
4 वर्ष के लिए 8% के दर से, तो देखिए यहाँ से टोटल ब्याज जो निकल के आएगा वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 2200 रुपया, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 2200 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, यहाँ से भी हम 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। हम यहाँ अगर 50 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 100R प्लस हम यहाँ अगर 30 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 120, यानी ये हमारा हो जाएगा 120R। 120R इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2200। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 220R इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2200 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा R इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा R इक्वल टू निकल के आ जाएगा 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया 10%, और हमसे पूछ क्या रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है रोहन एक कार्य को 16 दिन में पूरा करता है, मोहित रोहन से दोगुना कार्य क्षमता रखता है, मोहित कितने दिनों में काम पूरा करेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है मोहित रोहन से दोगुना कार्य क्षमता रखता है, यानी हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से रोहन और मोहित के इफिशियंसी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि मोहित का जो इफिशियंसी है वो 2 यूनिट है, हमने मान लिया कि मोहित का जो इफिशियंसी है 2 यूनिट है, तो रोहन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 1 यूनिट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया कि मोहित जो है रोहन से दोगुना जो है कार्य क्षमता रखता है। तो देखिए यहाँ से हमारा इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया, तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जो हमारा इफिशियंसी का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा, यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1, यानी उस काम को करने में अगर रोहन को 2 यूनिट समय लग रहा होगा तो मोहित को कितना समय लग रहा होगा, 1 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि रोहन को जो है उस काम को करने में 16 दिन का समय लग रहा है, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 16 दिन दिया है। हमें 2 यूनिट का वैल्यू 16 दिन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इस 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल गया जाएगा, 8 दिन निकल गया जाएगा, यानी उस काम को करने में मोहित को कितना समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 8 दिन निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है, इसे 6 घंटों तक धूप में रखा जाता है, अब अनुपात उल्टा हो गया, इस प्रक्रिया में कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि अगर घोल को 6 घंटों तक धूप में रखा जाएगा तो घोल से कितना पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, हमसे पानी का मात्रा पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में घोल कितना दिया हुआ है, हमें घोल दिया है 120 लीटर, जिसमें हमें नमक और पानी का रेशियो दिया है। हमें नमक और पानी का रेशियो क्या दिया, हमें नमक और पानी का रेशियो 3:5 दिया है। बाद में यह रेशियो क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है, यानी 6 घंटा धूप में रखने के बाद रेशियो क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है, यानी अब नमक और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा होने के बाद नमक और पानी का रेशियो हो जाएगा 5:3। अब देखिए घोल से, जब घोल को धूप में रखा जा रहा है तो घोल से वाष्पीकृत क्या हो रहा है, पानी हो रहा है, यानी घोल के अंदर नमक का मात्रा क्या है, फिक्स है, यानी पहले जितना नमक होगा वाष्पीकृत होने के बाद भी नमक क्या होगा, उतना ही होगा। अब देखिए हमने मान लिया कि घोल के अंदर पहले 3 यूनिट नमक था और 5 यूनिट पानी था। जब हम 6 घंटा धूप में रख रहे हैं तो इसमें से कुछ पानी वाष्पीकृत हो रहा है, तो नमक कितना हो जा रहा है, 5 यूनिट, और पानी कितना हो जा रहा है, 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ नमक कितना है, यहाँ नमक 3 यूनिट है और यहाँ नमक कितना हो जा रहा है, 5 यूनिट, जबकि नमक का मात्रा हमारा क्या है, फिक्स है। तो हम सबसे पहले नमक के मात्रा को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 3 और 5 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस 3 में 5 से गुना कर सकते हैं और इस 5 में हम 3 से गुना कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इस रेशियो में हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 15:25 हो जाएगा, और इस रेशियो में हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 15:9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ नमक कितना है, 15 यूनिट, और पानी कितना है, 25 यूनिट, और वाष्पीकृत होने के बाद नमक कितना है, 15 यूनिट, और पानी कितना हो जा रहा है, 9 यूनिट, यानी यहाँ भी नमक 15 यूनिट है और यहाँ भी नमक कितना है, 15 यूनिट। यहाँ पानी कितना है, 25 यूनिट, और यहाँ पानी कितना हो जा रहा है, 9 यूनिट, यानी पानी जो है कितना से कम हो गया, 16 यूनिट से कम हो गया, यानी 16 यूनिट पानी क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया। अब देखिए हमें जो है इस 16 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो हम इस 16 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। शुरुआत में नमक अगर 15 यूनिट है तो पानी कितना है, 25 यूनिट, यानी टोटल घोल कितना हो गया, 40 यूनिट। टोटल घोल कितना हो गया, टोटल घोल हो गया 40 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में टोटल घोल कितना दिया, 120 लीटर, यानी इस 40 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 120 लीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल गया तो हम यहाँ से 16 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं।
16 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 3 लीटर हो जाएगा, तो 16 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 यूनिट का वैल्यू 48 लीटर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 48 लीटर निकल के आ गया। यानी 6 घंटा तक अगर धूप में रखा जाएगा घोल को, तो घोल से 48 लीटर पानी जो है वाष्पीकृत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 48 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक सामग्री को 600 रुपये में खरीदा गया और सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 20% के नुकसान पर। तो कुल सामग्री पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल सीपी क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल सीपी दिया हुआ है 600 रुपया। टोटल सीपी क्या दिया है, 600 रुपया, जिसका 3/4 हिस्सा पर 10% का लाभ हो रहा है। तो देखिए 600 का अगर हम 3/4 हिस्सा निकालेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 450 रुपया। यानी शेष क्या हो जाएगा, टोटल जो है सीपी 600 रुपया है, जिसका 3/4 हिस्सा क्या हो गया, 450 रुपया हो गया। यानी शेष क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा 150 रुपया। अब देखिए 450 रुपया पर 10% का लाभ हो रहा है, 450 रुपया पर 10% का लाभ हो रहा है और शेष पर 20% का नुकसान हो रहा है। तो देखिए 450 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45। यानी यहाँ हमारा एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 495 रुपया। अब देखिए 150 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी यहाँ जो है 30 रुपये का नुकसान होगा। यानी यहाँ एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ एसपी हो जाएगा 120 रुपया। अब देखिए हमारा टोटल सीपी क्या दिया हुआ है, टोटल जो है सीपी क्या दिया हुआ है 600 रुपया और टोटल एसपी क्या हो जाएगा, टोटल एसपी हो जाएगा 495 प्लस का 120। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 615। यानी यहाँ जो है 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 600 रुपये पर। हम गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। हम इसे अगर 3 से काट लें तो ये 3 से 5 बार में जाएगा, ये 3 से 2 बार में। यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, 5/2%। 5/2% को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2.5% का लाभ हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि उसे जो है 2.5% का लाभ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो 15% नमक बन जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, प्रारंभिक घोल की मात्रा निकालना है। अब देखिए घोल से हम वाष्पित क्या कर रहे हैं, पानी वाष्पित कर रहे हैं। यानी घोल में जो नमक का मात्रा पहले होगा, पानी वाष्पित होने के बाद भी नमक का मात्रा उतना ही होगा। यानी नमक का मात्रा हमारा क्या है, फिक्स है। नमक का मात्रा क्या है, फिक्स है। तो देखिए नमक का मात्रा फिक्स है तो हम नमक का रेशियो निकालेंगे तो जो हमारा नमक का रेशियो निकल के आएगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, घोल का रेशियो होगा, क्योंकि नमक का मात्रा हमारा क्या है, फिक्स है। अब देखिए पहले जो है घोल के अंदर नमक कितना था, 5%, और जब 20 लीटर पानी वाष्पित हो गया तो नमक का मात्रा कितना हो गया, 15%। तो हम यहाँ से नमक का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा 1/3। अब देखिए नमक का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 1/3 निकल के आ गया। तो हम यहाँ से घोल का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि नमक का मात्रा हमारा क्या है, फिक्स है। तो जो हमारा नमक का रेशियो निकल के आएगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, घोल का रेशियो होगा। यानी घोल का रेशियो हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। यानी पहले घोल अगर 3 यूनिट होगा तो 20 लीटर पानी वाष्पित होने के बाद घोल कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। यानी घोल जो है यहाँ कितना से कम हो गया, 2 यूनिट से। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया कि 20 लीटर हम पानी कम कर रहे हैं, यानी घोल जो है 20 लीटर से कम कर रहे हैं। यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 20 लीटर दिया हुआ है। अब देखिए 2 यूनिट का वैल्यू हमें 20 लीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक घोल की मात्रा पूछ रहा है। तो देखिए प्रारंभ में घोल कितना था, 3 यूनिट। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा। यानी प्रारंभ में घोल का मात्रा कितना होगा, 30 लीटर होगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 30 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।